नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइट में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इनसाइट में आज हम बात करेंगे ऊर्जा की, बात करेंगे पावर की। और एक बात आती है कि बड़ा आदमी कौन, तो आप उसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा पावर का यानी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है वो उतना बड़ा आदमी है। बस इसे समझते जाइए और इसी हिसाब से आप देशों को भी समझते जा सकते हैं। जिन देशों को आज आप विकसित देश कहते हैं वो ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पावर और विकास के बीच में, पावर और डेवलपमेंट के बीच में, ऊर्जा और विकास के बीच में एक तालमेल है, एक लय है। और इस लय को भारत ने भी समझा है और इस लय को भारत में दूसरा संस्करण जो है इस बात को लेकर के भारत मंडपम में उसे आयोजित किया गया, जिसे नाम दिया गया ऊर्जा वार्ता 2025। और इस ऊर्जा वार्ता में फोकस इस बार था, और भारत का फोकस है ग्रीन एनर्जी पर, क्लीन एनर्जी पर। और इस पूरी वार्ता को समझाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर हरीश हिरानी हैं, आप निदेशक हैं RGIPT के। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिरानी साहब। और हमारे साथ मनोज कुमार उपाध्याय हैं, आप डिप्टी एडवाइज़र हैं नीति आयोग के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सारी चर्चा को उपाध्याय जी हम आपसे शुरू करना चाहेंगे। भारत में अभी तक चिंता इस बात को लेकर थी कि सबके घर में रोशनी पहुंचे, सबके घर तक बल्ब जले, ये चिंताएं थी। और इन चिंताओं से आगे निकल करके उस ऊर्जा को कैसे हम विकसित भारत के रोड मैप का हिस्सा बनाएं, कैसे हम उसे आगे बढ़ाएं, इस पर बातें भी चल रही हैं और इस पर एग्जीक्यूशन भी चल रहा है। लेकिन इसका पूरा रोड मैप क्या है, ये देश को आसान शब्दों में आप कैसे समझा सकेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि हम लोग को ऊर्जा की जरूरत है और ऊर्जा का तालमेल है विकास से। बिल्कुल। तो भारत ने अपनी ऊर्जा नीति बनाई और उसमें स्वच्छ ऊर्जा और अफोर्डेबल, तो तीन शब्द हैं जो जिसमें हम लोग क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा और रिलायबल एनर्जी जो लगातार मिलती रहे, और अफोर्डेबल जो सस्ते दाम पे मिल सके, ये तीन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए ऊर्जा नीति पे काम किया गया। और हम लोगों ने, भारत ने 500 गीगावाट का स्वच्छ ऊर्जा का एक लक्ष्य रखा कि 2030 तक हम 500 गीगावाट ये ऊर्जा हम लोग उत्पादित करेंगे भारत देश के अंदर में। और लगभग हर एक घर को हम लोग स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का काम करेंगे, जिसके अंदर में प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी स्कीम, जो सबसे बड़ी पहल रही है, वो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रही है, जिसमें हम लोग हर घर पे लगभग 1 करोड़ घर का टारगेट किया गया है कि छत पर सोलर रूफटॉप लगाएंगे। तो अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने अपने जो ऊर्जा की आवश्यकता है, उस ऊर्जा की आवश्यकता में लगभग 50% हम लोग क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा हम लोग शामिल कर चुके हैं। तो जो कि हमारे जो NDC टारगेट है, इसका हम लोगों ने 5 साल पहले ही हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। तो हम लोग अपने देश में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हुए अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी और क्लीन, इन तीनों चीजों को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने बताया कि किस तरह से हमें आगे और जरूरत पड़ सकती है, तो आने वाले समय में हम लोगों ने विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य रखा है कि जब हमारा देश 47 में 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा अपनी स्वतंत्रता के, तो उस समय हम लोग के पास जो ऊर्जा होगी वो कितनी स्वच्छ होगी। तो लगभग 47 तक हम लोग अपना 80 से 90% ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा में कन्वर्ट कर चुके होंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग अपनी एक नीति बना करके नीतिगत तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न राज्य उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। कई राज्य काफी अच्छे आगे जा रहे हैं, कई राज्यों को हम लोग मदद कर रहे हैं, उनको आगे ला रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ में प्रोफेसर हरीश हिरानी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, थर्मल पावर की बात करें, हाइड्रो पावर की बात करें, विंड पावर की बात करें, बायो पावर की बात करें और क्लीन एनर्जी के का सबसे बड़ा इनिशिएटिव सोलर पावर की बात करें, ये बहुत तेजी से ये सब कुछ विकसित हो रही है। तो क्या हम एक बात ये भी कह सकते हैं
कि ये ऊर्जा को लेकर एक ट्रांजिट फेज है, ये एक बदलाव का दौर है जिसमें हम ऊर्जा के नए नए आयाम और नए स्रोतों को भी तलाश रहे हैं? बिल्कुल, आप कह सकते हैं ऐसा। जैसे मनोज जी ने बताया ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो अब ट्रांजिशन देखें तो ई व्हीकल ज़्यादा होने लगे हैं। बिल्कुल। और फ्यूचर में 2030 में हमने माना है कि 50% तक अगर व्हीकल ई व्हीकल हो जाए, या 2032 तक हो, अगर 30 में नहीं हो पाते हैं तो ये चेंज है। बट इसको अगर दूसरे वे में देखें तो इंडिया में अभी भी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। 85% प्लस में हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें भी करीब 30% कंट्रीब्यूशन इंडियन ऑयल, जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसका है। तो हमें ओनली ग्रीन एनर्जी पे ही नहीं ध्यान देना है। 2047 तक जो हम कर रहे हैं उसमें अपने भी ऑयल जो स्रोत हैं, रिसोर्सेस हैं, उनका भी एक्सप्लोरेशन करना है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि 26 बेसिन है इंडिया में, अभी तक हमने ओनली 7 बेसिन से ही एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया है। दैट मीन्स हम करीब 30% से निकालते हैं, 70% अभी भी है। तो इस काम में प्रोफेसर साहब कुछ सुस्ती की बातें पहले से भी होती रही हैं, इसकी कोई खास वजह बता सकेंगे आप? नहीं, सुस्ती का मुझे पता नहीं, बट क्या होता है कि आप जब टेक्नोलॉजीज पे आते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मोreover ये एक, जैसे कहते हैं ना, तीर लगाना सही डायरेक्शन में, सही पॉइंट पे पहुंचे। तो जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती है, कौन से होल्स का में से कौन सा वेल ड्रिल करने से हमें ऑयल मिलेगा। ये पता है ऑयल है, बट कैसे जाना है, इसलिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो इस बार हम लोगों ने, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने काफी बड़ा स्टेप लिया कि अगर टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी इंडिया में नहीं है तो हमें कोलैबोरेशन भी करना चाहिए। क्योंकि अगर एक ऑयल वेल रैली में डिटेक्ट होता है तो वहां की प्रगति बहुत फास्ट हो जाती है। और हमें इंडिया को विकसित भी करना है, सेल्फ सफिशिएंट भी करना है, और फ्यूचर में ग्रीन भी करना है। तो 2070 का टारगेट है कि हमें 100% ग्रीन हो जाना है, पर 2047 का टारगेट देखें तो हमें सेल्फ सस्टेन होना है। दैट मींस हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सारी चीजें इंडिया में बनाएंगे। अब उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमी। 3 ट्रिलियन डॉलर्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो पैसा कहाँ से आएगा? वो तो नेचुरली कंटिन्यूसली, एक तो जैसे मनोज जी ने बताया कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को ही देखेंगे तो 5 टाइम्स बढ़ने वाला है। 2047 में 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओवरऑल ऊर्जा की बात करें तो डबल होने वाला है। तो साथ एक तो बढ़त भी हो रही है, हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत फास्ट है, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए। और जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, उससे और वो करना चाहिए, मींस इम्पोर्ट बिल्कुल जीरो करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपकी तरफ। एक बात जो है उपाध्याय जी, वो क्लीन एनर्जी को लेकर होती रही है, और दूसरी बात उसके पैरेलली ये भी होती रही है, जो दुनिया अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में थोड़ी सी चूजी भी दिखाई देती रही है। इसको कैसे आप समझते हैं? नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर हमें ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी का मेन उसमें रोल है, क्योंकि जो भी नई ऊर्जा की संभावनाएं हैं वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। तो जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिजली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ही लिए ग्रीन की बात नहीं करनी है, हमें फ्यूल में भी ग्रीन की बात करनी है। तो टेक्नोलॉजी का डिस्पर्सन और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर पहले एक चैलेंज हुआ करता था जब हम लोग शुरुआत में जो दौर था। अभी फिलहाल हमारे देश के अंदर में भी जो हमारी CSIR लैब हैं, उन लोगों ने भी काफी काम किया हुआ है, खासकर सोलर और विंड पर। तो उतना दिक्कत अब नहीं है। और हमारी जो PLI स्कीम है, जिसमें हम लोगों ने हाई एफिशिएंसी सोलर सेल एंड मॉड्यूल की बात करी है, जिसके अंदर में वेफर टू इनगॉट टू मॉड्यूल एंड सेल की बात हो रही है, तो उसमें उस तरह का जो है नीति डिजाइन की गई है जिसमें टेक्नोलॉजी डिस्पर्सन होगा जी। और MNRE की स्कीम है, साथ साथ में MNRE के पास एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम ही है नेशनल सोलर इंस्टीट्यूट। तो उसका काम ही है कि वो जो है R&D करे और लगभग अलग अलग जो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। कुछ देश हैं जो कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बिलीव नहीं करते हैं, पर कुछ देश हैं
जहां पर अच्छा काम हो रहा है और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, बिल्कुल। तो ये हमें देखना होता है कि हम किसके साथ जाएं और किसके साथ ना जाएं। पर अभी परिदृश्य बहुत बदल गया है, भारत में भी इनोवेशन और स्टार्टअप का अच्छा माहौल आ गया है। जिन लोगों ने क्लीन एनर्जी में काफी अच्छा अनुसंधान किया है और काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज लाई हैं, अब उसको हमें स्केल करना है और उसे कमर्शियली कन्वर्जन करना है। जैसे बैटरी में जी, अगर आपका एक समय लूंगा, बैटरी में बहुत अच्छा अनुसंधान हो रहा है। लिथियम आयन बैटरी के अलावा हम लोग के पास एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरी का भी प्रयोग शुरू हो गया है। तो एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरी लगभग भारत में पहली बार बनाई जा रही है और किसी एक छोटी कंपनी ने किया है। तो काफी ज्यादा मैं आपकी तरफ आता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर हिरानी हैं। हिरानी साहब, एक बात है जो ऊर्जा वार्ता 2025 में उठी, और वो बात थी किसी भी स्कीम में उसकी स्पष्टता और उसको लेकर जो विश्वास है उसे लेकर। और ये बात जो है, जो अभी उपाध्याय जी ने कही, वो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में वो बात दिखाई देती है। जैसे ही वो स्कीम लॉन्च हुई, उस स्कीम में क्लैरिटी ज़्यादा थी, उसको लेकर भरोसा लोगों को ज़्यादा हुआ और उसके लिए आवेदन भी बम्पर लेवल पर आए। लेकिन कई स्कीम ऐसी भी होती हैं, एक बार मेरे साथ ही यहाँ पर एक मेहमान ने भी कहा कि इस योजना में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये एक बात उठी है, और बात उठी है तो बात का कोई मतलब है। बिल्कुल। जैसे अभी तो मुझे जो दौर दिख रहा है और जो मुझे समझ है कि पहले जो पॉलिसीज बनती थी वो क्लोज डोर होती थी, या कुछ ज्ञानी लोग ही आपस में डिस्कस कर लेते थे। ज्ञानी लोग, उसमें स्टेक होल्डर्स का शायद इतना भाग नहीं होता था जी। बट जिस हिसाब से अभी हो रहा है कि कोई भी पॉलिसी बनती है उसको ओपन डोमेन में डाला जाता है, लोगों से फीडबैक लिया जाता है, और कोई क्रिटिक भी है तो क्रिटिसाइज करता है और कंस्ट्रक्टिव वे में, तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो मेरे हिसाब से स्लोली हम क्लियरिटी साइड जा रहे हैं, क्योंकि हमें इंडिया का विकास करना जरूरी है, और विकास तभी होगा जब सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। 4 लोग बैठ के विकास नहीं कर सकते हैं, उसमें तो इंडिया का मैसिव और ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे मनोज जी ने बोला स्टार्टअप्स का, अगर छोटे छोटे लोग भी, अगर जिनका पास ज्यादा पूंजी नहीं है, वो भी विकास में आने लगेंगे, तभी इंडिया का बड़ा विकास होगा। तो मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी धीरे धीरे बहुत आ रही है, और ये भी गलत होगा अगर हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं या हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है और हम उसको छुपाएं। इससे अच्छा हम बता दें हमें ये टेक्नोलॉजीज नहीं है, अभी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, बट फ्यूचर में रिसर्च इंस्टीट्यूशन उन पे काम करे और टेक्नोलॉजी को बहुत आगे ले आए। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से हम बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल। उपाध्याय जी, एक बात ये भी है कि एक बार ये बात भी समझने की ज़रूरत है, आप उसे ज़्यादा अच्छे तरह से देश को समझा सकेंगे, बता सकेंगे कि भारत में ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर जो पावर के रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का क्या हम पूरा इस्तेमाल, पूरा दोहन हम कर पा रहे हैं, या कितना प्रतिशत कर पा रहे हैं? या मैं एक लाइन में अगर इस बात को कहूं तो ऊर्जा का भविष्य और भविष्य की ऊर्जा, इसको हम कैसे समझ रहे हैं? आपने जैसे कहा कि जमीन के ऊपर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, अगर उसमें हम बायोगैस या बायो मास ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारा एक नेचुरल गैस अभी भी हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अगर उसको में से बायोगैस बना के और उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसको काइंड ऑफ नेचुरल गैस बनाए या मीथेनेशन ज्यादा करें, तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो मुझे मोटा मालूम है शायद हम अभी तक लेसर देन 5% ही उसको एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो फ्यूचर 95% हमारे पास है। सिमिलरली पेट्रोल या जो क्रूड ऑयल कहेंगे वो भी बहुत है, हमें जो एंटीसिपेटेड है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज बता रही हैं, और जिससे हम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उनकी क्वांटिटी भी बहुत स्पष्ट होती जाएगी। बिल्कुल। उपाध्याय जी, हिरानी साहब कह रहे हैं कि हम बायो एनर्जी जो हमारे पास है, जमीन के ऊपर है, हम कुल मिलाकर के 5% ही अभी उसका दोहन कर पाए हैं, संभावनाएं बहुत हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में काफी काम होना बाकी है, और कई प्रकार की उसमें संभावनाएं हैं। उसमें बायो एनर्जी में हम लोग पावर पे
ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन आजकल उसमें फ्यूल पे ज्यादा फोकस है। और बायो मास का तो मल्टीपल यूज स्टार्ट हो ही चुका है, जिसमें बायो पायलट एनटीपीसी ने ऑलरेडी प्रयोग करना शुरू कर दिया है अपने थर्मल पावर प्लांट्स में। और उसके साथ साथ में सीबीजी के प्लांट बहुत सारे लग रहे हैं, जिसमें हमारे ऑल मार्केटिंग कंपनीज लगा रही सीबीजी प्लांट, उसके अलग से एक पॉलिसी ही बनाई गई है। बिल्कुल। साथ साथ में ग्रीन हाइड्रोजन और ई मेथनॉल भी बायोमास से प्रयोग शुरू हो गया है। हालांकि बहुत बड़े प्लांट नहीं लगाए गए हैं और अभी इसमें काफी काम बाकी है। तो बायोमास कई एक ऐसी संभावना है जिसमें काफी ज्यादा काम किया जा सकता है। तो उसके पीछे कुछ चीजें और हैं जिसके लिए हम लोगों ने अपना एक प्रयास किया है, एक रिपोर्ट ला रहे हैं। क्योंकि अभी एक समस्या क्या है कि बायोमास बेस्ड प्लांट लग तो जाते हैं, पर बाद में उसमें सप्लाई इश्यू आता है, बायोमास अवेलेबिलिटी उनको समस्या शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो अभी हम लोगों ने एक अध्ययन यहाँ पर किया है, अध्ययन जो है जल्दी रिपोर्ट आने वाली, इसमें हम लोगों ने बताया कि कितने प्रकार के बायोमास है और किन किन स्कीमों में इनकी कितनी जरूरत है। तो एक तरीके से कहीं एक इंटीग्रेटेड स्टडी नहीं थी, उसके माध्यम से फिर हम देखना चाहते हैं कि कितना बायोमास हम यूटिलाइज कर रहे हैं और कितना यूटिलाइज करने की संभावना आगे है। बिल्कुल। तो मैं हिरानी साहब मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसे इस तरह से भी समझना चाहता हूं आपसे। उन्होंने कहा कि सप्लाई एक इशू है। मैंने ये देखा कि अगर एनर्जी को डिसेंट्रलाइज करने का कंसेप्ट अगर हम समझते हैं, मैंने देखा कि एक किसान अपने गांव में न रहकर खेत पर रहता है और उसने किसी से भी बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है। उसने वहीं पर अपना बायोमास जो है उसको गलाकर मीथेन से इंजन चलाया, इंजन के साथ उसने एक ऑल्टरनेटर अटैच किया, उसी से उसने बायो जेनसेट में उसको कन्वर्ट कर लिया, उसी से उसके सारे पंखे हैं, उसकी सारी जो घर की ज़रूरतें हैं वो सब उससे चलती हैं, पूरी होती हैं। ये सब एक किसान अगर कर सकता है और उसने किसी से कोई लोन भी नहीं लिया उसके लिए कुछ, और लोन ना भी ले तो सरकार के इंसेंटिव हैं इस सब के लिए, चाहे वो बायोगैस पर हो चाहे वो बाकी चीज़ों पर हो। तो इसको अगर उसी स्पष्टता और विश्वास के साथ, क्या डिसेंट्रलाइज मॉडल ये भी कोई काम करने वाली चीज है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा इसको। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन दोनों का तालमेल अच्छा होना जरूरी है। हाँ। हम अगर बोले ओनली डिसेंट्रलाइजेशन तो उससे क्या होता है, कॉस्ट इकोनॉमिक्स इतना अच्छा नहीं आएगा। बट दोनों का रखें तालमेल तो अच्छा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो हमारे घर से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलता है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छे वे में जाएगा। रीजन बीइंग, जब आप कचरा इकट्ठा पहले करते हो तो उसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ज्यादा होते हैं। एक दिन या 2 दिन रखोगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, वाटर निकल जाता है, तो उसका कंटेंट कम हो जाता है। बट CO2 तो ऑलरेडी चलेगी एनवायरमेंट में, ऑलरेडी पॉल्यूट कर लिया। अगर मैं उसको उसी समय टैप कर लूं और मीथेन से ये यूज करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन बड़े वे में, अच्छे वे में काम करेगा। बिल्कुल। बट सारी चीजें मैं डिसेंट्रलाइज करूंगा, जैसे प्लास्टिक हुआ या आपका ग्लास हुआ या मेटल हुआ, तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। उसके लिए मतलब उसमें एक बैलेंस की जरूरत है। उपाध्याय जी, एक अगला सवाल जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन, उसकी तरफ इशारा प्रोफेसर हिरानी ने किया भी था। ये एक बात है, ये अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है कि एक अकेला प्रोग्राम इसी विषय पर किया जा सकता है। कुल मिलाकर इसे लेकर क्या नजरिया है? नहीं, बिल्कुल बहुत आवश्यकता है दोनों की। सस्टेनेबिलिटी तो फिलहाल उस पर सारी पॉलिसीज आजकल सस्टेनेबिलिटी पे ही फोकस्ड है कि हम कितना सस्टेन कर सकते हैं और कितना इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इनोवेशन जो कि हमारे देश में अब काफी अच्छे ढंग से हो रहा है और एक अच्छा इकोसिस्टम उसके लिए डेवलप हो गया है। दो तीन इसमें इश्यूज ये हैं कि जिस ढंग का इनोवेशन होना चाहिए, खासकर मैच्योरिटी लेवल पर, जहां पर एक कंसोर्शियम मॉडल बनता है जिसमें हम इंडस्ट्री, थिंक टैंक, एकेडमिया को लाते हैं और हम एक समस्या का समाधान करते हैं। जैसे आपने बताया कि किसी किसान ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया छोटे लेवल पर, तो इनोवेशन में कोई एक इनोवेटर है, उसने कुछ इनोवेशन कर लिया, उसके बाद उसका एप्लीकेशन उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, कई बार उसको स्केल अप करना मुश्किल हो जाता है। पर अगर शुरुआत से ही वो उसमें जो है इंडस्ट्री जुड़ जाए, उसमें थिंक टैंक जुड़ जाए, उसमें एकेडमिया जुड़ जाए और इनोवेटर जुड़ जाए, तो शुरुआत से ही वो प्रोजेक्ट बहुत वाइबल हो जाता है और जो उसका नवाचार है, जो उसका इनोवेशन है, वो काफी अच्छा सस्टेनेबल बन जाएगा और उसको कई जगह पर मल्टी मॉड एप्लीकेशन उसका स्केल अप किया जा सकता है। इस पर काफी काम हो रहा है। जैसे अभी
जल्दी में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया, इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, और पहली बार ये संभावना व्यक्त की गई है कि प्राइवेट सेक्टर आगे आएंगे और उस बजट का और उस फंड का उपयोग करेंगे। तो इस टाइप के कुछ बजट, इस टाइप के कुछ इंसेंटिव्स और इस टाइप के कुछ योजनाएं जो सरकार ला रही है, वो सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को दोनों को एक साथ लेके चलने का प्रयास हो रहा है, और इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। हिरानी साहब, एक बात और है, बात बड़ी है अखबारों में और रोजाना जो है वो डोमेन में हम देखेंगे, मीडिया डोमेन में वो बात बहुत ज़्यादा चल रही है, और ये एक तरह से टैरिफ टेरर वाली बात है। रूस को लेकर के अमेरिका कह रहा है, ट्रंप साहब कह रहे हैं नहीं, आप उनसे तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, और बहुत सारी बातें हैं। इस सब के बीच में भारत को किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या वो बढ़ रहा है ऑलरेडी? मैं शायद इसके लिए सुटेबल नहीं हूँ कुछ कमेंट करने के लिए, हाँ, बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं एज ए एटीट्यूड वाइट नहीं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की बात रखते हैं, उसके बाद अगर फ्रीडम ऑफ द परचेज भी नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है। हमें फ्रीडम हर वे में चाहिए, कोई हमें धमकाए वो सही नहीं है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और हमें अगर सही जो भी प्रोसीजर पहले से ले डाउन है अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो शायद हमें डरने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ परचेज जो है, हाँ जी, मनोज जी कुछ कह रहे हैं शायद। नहीं, हिरानी जी ने बिल्कुल कहा, और मैं भी यही कहूंगा कि ये एक अलग विषय है, इस पर अपना विचार व्यक्त करना मुश्किल है, पर जो सबसे बड़ी संभावना जो है वो ये है कि हमें खरीद की जरूरत कब पड़ेगी और क्यों पड़ेगी। जैसे हिरानी जी ने बताया कि 85% हम लोग आज के डेट में इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम अपना इंपोर्ट घटाते जाएंगे तो शायद वो संभावना घटती जाएगी। बिल्कुल। तो जो पॉलिसीज हमारी हैं वो इसी ढंग की हैं जिसमें हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, और अपने आप को उससे डीलिंग कर रहे हैं। और हम ये भी मान रहे हैं कि हमारे पास अभी भी 95% इतना रिसोर्सेस है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जिसका हम दोहन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और भी है उपाध्याय साहब, और वो ये है कि ऊर्जा का जो हम व्यावसायिक संचालन जो है उसको और सरल बनाने की जरूरत जो है वो भी इस ऊर्जा वार्ता 2025 में उठाई गई थी। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सरल यानी क्या? तो उसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो उसमें सब प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, और अगर आज के दिन में देखा जाए तो हम 2 मुख्य ऊर्जा मानते हैं। एक ऊर्जा हमारी फ्यूल की है, फ्यूल मींस ऑयल एंड गैस, और दूसरी ऊर्जा हमारी बिजली वाली है। तो अभी क्या है, जो बिजली का वितरण है वो 100% लगभग 2 ही 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है, अदरवाइज सारी स्टेटों में गवर्नमेंट कंट्रोल डिस्कॉम है। तो अभी उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, और एक तरीके से कंट्रोल है। जो भी बिजली का दाम आपको देना है वो देना है, क्योंकि वो एक निर्धारित दाम है। प्लस जो क्वालिटी है वो वही इंश्योर कर रहे हैं। आपके पास कोई और तरीका नहीं से अभी कहा गया कि आपके पास राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ परचेज होना चाहिए। तो ऊर्जा के क्षेत्र में, डोमेस्टिक घरेलू ऊर्जा में भी अभी क्या फ्रीडम ऑफ परचेज उतनी नहीं है। अगर आपको पेट्रोल खरीदना है तो 4-5 पेट्रोल पंप हैं, पर बहुत सारी और कंपनियां क्योंकि उसमें आ रही है। गैस आपको एलपीजी ही लेनी है, या सीएनजी लेनी है, या पीएनजी लेनी है। तो पहला तो प्रश्न ये है कि इसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के निवेश की पूरी संभावना है, जो कि बेहतर गुणवत्ता और बेहतर, ज्यादा दुकानें होंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और मूल्य भी बहुत गिरेगा। क्योंकि अभी आज के दिन में जो ऊर्जा का मूल्य है वो काफी हद तक गिरना चाहिए अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, और वो बिना कंपटीशन के नहीं गिरेगा। दूसरा जो है, दूसरा पक्ष, पहला पक्ष तो हो गया वितरण लेवल पर, दूसरा पक्ष है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, क्योंकि हमें बहुत ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हमारी एम्बिशन दूसरी है। बिल्कुल। तो उसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त जरूरतें हैं, जिसमें हमें बाहर से भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और घरेलू इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। तो उस ढंग पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक संकल्प है, वो एक अलग तरीका है काम करने का, जिसपे अलग अलग मंत्रालय और हमारा भी नीति आयोग काफी काम कर रहा है। तो दोनों तरफ से अगर 2 स्तरीय व्यवस्था की जाएगी तो शायद ये सरलता जल्दी आएगी।
एक बात इसमें और भी है जो आपने ही सवाल किया, उसे मैं थोड़ा सा हिरानी साहब से कर लेता हूं। सोलर को लेकर के एक बात उसके प्रोडक्शन का भी है, एनर्जी प्रोडक्शन को लेकर के जो प्रोड्यूसर हैं उनका कहना यह है कि जब हम शुरू में प्लांट लगा रहे थे तब सरकार उसका जो पर यूनिट चार्ज जो है वो कुछ और तय कर रही थी, और आज 10 साल बाद ही उसके चार्जेस घट करके बहुत नीचे आ गए हैं। तो कई बार हमें डर लगता है कि ये वायबल भी होगा कि नहीं होगा, तो इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये जो डायनामिक पॉलिसीज हैं, हाँ। और गवर्नमेंट तो चीजें फिक्स नहीं कर सकती। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी उस हिसाब से चीजें चेंज होंगी। अगर हाँ, सोलर पैनल का अगर एफिशिएंसी हम बढ़ाएंगे नहीं ज्यादा या उसका क्लीनिंग मेथड ढंग से नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं। उपाध्याय जी एक तो है जो सरकार द्वारा रेगुलेटेड फील्ड है, एक है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप पावर परचेजिंग एग्रीमेंट की बात करते हैं तो उस समय में लोगों का थोड़ा सा चिंता यह है, अगर आप उनको फ्री छोड़ते हैं तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जो पूरी एक साइकिल है प्रोजेक्ट लगा करके और उसके द्वारा बिजली बेचने की, उसमें पावर परचेज एग्रीमेंट एक अहम मुद्दा है और बिना उसके बैंकों से उन्हें क्लोजर नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि पावर परचेज से धीरे धीरे हमें बाहर निकलना पड़ेगा और बहुत सारी संभावनाएं तलाशनी पड़ेगी कि हम जो है बाजार में कैसे बिजली को ज्यादा उपलब्ध कराएं, और जो बाजार की मांग है और बाजार द्वारा जो रेगुलेटेड है प्राइस उस पे ज्यादा जाएं। हालांकि उसमें भी संभावनाएं कई और भी हैं। नहीं, मेरा तो ये भी कहना है ना मनोज जी की पीपीए जो है वो जो ये कंडीशन है कि बैंक फाइनेंस तभी करेगा जब सरकार उसे पीपीए दे देगी, तो उसकी जरूरत उससे बाहर लाना चाहिए बैंकों को भी। हाँ, तो वही जो अभी आपने कहा ना कि एक सरलता, तो जो हमने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पार्ट है। हाँ। उसमें किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का हिस्सा है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होना है जिसमें बैंकों को ये सहूलियत मिले कि अगर हमारा प्रोजेक्ट एनपीए हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए वो तो बिजली बेचने वाला है, बिजली बेच करके ही पैसा देगा, तो अगर उसके पास पीपीए नहीं है, लॉन्ग टर्म पीपीए नहीं, तो बैंक को एश्योरिटी नहीं है कि पैसा कहां से आएगा, कैसे ये पैसा मुझे मिलेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसे रीडिजाइन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और मेरे ख्याल से मंत्रालय इस पे काफी काम कर रहा है। और इसमें चूंकि ये एक लेगेसी इश्यू है, क्योंकि हमारे पास आज के डेट में 90%। लेकिन हिरानी साहब जब मैंने यही बात ये कही कि भी फिर आप जिस किसान के खेत में आप प्लांट लगा रहे हो 1 मेगावाट का या उससे ज्यादा, तो आप फाइनेंस डायरेक्ट उसी को क्यों नहीं कर रहे हो जब पीपीए एक ऐसा बड़ा एश्योरेंस है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो उद्योगपति होता है उसके पास तो पैसे का बैकअप भी होता है, वो ईएमआई चुका सकता है, किसान ईएमआई नहीं चुका सकता है। तो दोनों बातें आपस में कंट्राडिक्टरी हो जा रही हैं। जी, एक आखिरी कमेंट आप। क्वेश्चन मेरे लिए है या क्या? आपसे ही। देखिए, मेरा तो जैसे पॉइंट है कि 1 मेगावाट जहां तक मुझे मालूम है बहुत बड़ा प्लांट है और इतना छोटा नहीं है। हाँ। एक फार्मर को शायद नहीं 10-15 फार्मर्स को यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। से तो बड़ा सा हो, उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ही होना जरूरी है, इंडिविजुअल फार्मर नहीं आएगा। बट जो लो कॉस्ट होता है उसमें ईएमआई इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि रिटर्न्स ही उतना ज्यादा आ जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाता हूँ या ई ट्रैक्टर बनाता हूँ और एक फॉर्म में मैं सोलर, मैं एयर में भी लगा सकता हूँ, जैसे सोलर ट्री कहते हैं हम, वो लगा के मैं उसे पूरा का पूरा हार्वेस्टिंग यूज कर सकता हूँ, ट्रैक्टर चला सकता हूँ, मुझे कभी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। उसको सब्सिडाइज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर मुझे नहीं लगता लोन लेने की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये विषय जो है इसी तरह से समझने की शायद जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हिरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इनसाइट में मुझे भी इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।